नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। आज हम सब लोग लेके आ चुके हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जो हम सब लोग पढ़ रहे थे सौर मंडल, वो आज समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम सब लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। जो ज्वालामुखी पूछी जाती है इंपॉर्टेंट उनके नाम पढ़ेंगे, वो कहाँ किस देश में स्थित है, कहाँ स्थित है, ये भी सब पढ़ेंगे। तो आज हम सब लोग जो है सौरमंडल खत्म कर लेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्लूटो के बारे में, यम के बारे में, जिसको कुबेर भी कहा जाता है। पहले एक ग्रह था, फिर ग्रह से क्यों हटाया गया। तो चलिए प्लूटो यम क्या था। यम या कुबेर प्लूटो की खोज जो है 1930 में की गई थी। देखिए, प्लूटो जो था यम कुबेर, उसकी खोज की गई थी 1930 में। किसने किया था क्लाइड टैमबैग ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? क्लाइड टैमबैग ने की थी। और ये सौर मंडल का 9वां सबसे छोटा ग्रह माना गया था। कौन? 9वां ग्रह माना गया था, 9th नंबर का सबसे छोटा ग्रह था। परंतु 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग में, चेक गणराज्य के कहाँ? चेक गणराज्य के प्राग में हुए कौन सा सम्मेलन हुआ था? आईएयू का सम्मेलन हुआ था ना। आईएयू का सम्मेलन में जो है इसको जो है इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। आईएयू की फुल फॉर्म क्या होती? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। क्या होती? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये याद रखिएगा। तो आईएयू के सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया। अब आईएयू का जो सम्मेलन हुआ था उसमें 75 देश के 2500 वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो इन वैज्ञानिकों ने जो है ग्रहों का दर्जा छीन लिया और वैज्ञानिकों ने ग्रहों की नई परिभाषा दी। क्या दी? तो इन वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रह कौन सा? ऐसा ठोस पिंड जो अपना गुरुत्व करने लायक विशाल हो। तो यम भाई अपना गुरुत्व करने लायक विशाल था, ये तो पूरी हो रही थी कंडीशन। गोलाकार हो, गोलाकार भी था। सूर्य का चक्कर लगाता हो, सूर्य का चक्कर भी लगा रहा था। ग्रह की श्रेणी में आएगा, तो ग्रह की श्रेणी में आना था, लेकिन क्यों नहीं आया? गड़बड़ इसके साथ यहाँ हुई कि साथ ही इसकी कक्षा, इसी पॉइंट के साथ इसके साथ गड़बड़ हुई कि इसकी कक्षा पड़ोसी ग्रह के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। मतलब ये अपने सीधे ऐसे घूम रहा है, ये सूर्य है, घूम रहा है तो घूम ही रहा हो, ये किसी दूसरे ग्रह के जो है रास्ते में इसकी कक्षा नहीं आनी चाहिए। जबकि इसकी कक्षा किसके साथ ओवरलैप कर रही थी? तो यम की कक्षा जो है वरुण के साथ ओवरलैप कर रही थी। ठीक है, तो क्या कर रहा था ये? इन्होंने कहा कि इसकी कक्षा जो है किसी पड़ोसी ग्रह के रास्ते में नहीं होनी चाहिए। प्लूटो के साथ समस्या यही हुई। ये किसके साथ ओवरलैप कर रहा था? ये जो है इसकी कक्षा वरुण या नेपच्यून के आर्बिटर से ओवरलैप कर रही थी। वरुण की कक्षा से इसकी ओवरलैप कर रही थी। जब घूम रहा था तो वरुण की कक्षा को काट के घूम रहा था, उसकी कक्षा से होके घूम रहा था। ठीक है, तो इसीलिए इसको यम के जो है ग्रह का दर्जा यम से छीन लिया गया। अब सीरीज, सेरान और इरिस, ठीक है, इनको ग्रह मानने के विचार को भी स्वीकृत कर दिया गया। अब इनको भी ग्रह नहीं माना गया और इन नई परिभाषा दी और इन चारों को जो है क्या कहा गया? बौने ग्रह का दर्जा दिया गया। किसका? बौने ग्रह का दर्जा दिया गया, ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया गया। इस प्रकार अब सौरमंडल में मात्र 8 ग्रह रह गए। पहले 9 थे, तो उसमें कौन शामिल था? यम। फिर जो है एक यम निकाल दिया गया, तो कितने बचे? अब बचे 8। क्यों निकाला, कब निकाला, ये आप सब लोग जान गए अच्छे से। अब तो चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, किसको क्या बोलते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह बुध, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह शुक्र, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र। ठीक है, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित वरुण, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह अपनी पृथ्वी है ना। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, लाल ग्रह मंगल, भोर का तारा शुक्र और शाम का तारा, इसको भी शुक्र को ही कहते हैं, शाम का तारा। और पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, ये किसको कहा जाता है? शुक्र को। छल्ले वाला ग्रह या वलय युक्त ग्रह किसे कहा जाता है? शनि और अरुण को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि छल्ले वाला ग्रह या वलय युक्त ग्रह जो है दो है, कौन है? शनि और अरुण है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह कौन है? बुध। और सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह कौन है? वरुण। ठीक है, सबसे लंबा वर्ष वाला वरुण, सबसे छोटा वर्ष वाला बुध। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, ये पढ़ चुके हैं कितना तापांतर होता है, क्या होता है? बुध है। ठीक है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति। हरे रंग का कौन दिखाई देता है? अरुण। और अरुण को क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह। क्यों? क्योंकि इसका जो है अच्छी झुकाव क्या है? सर्वाधिक है ना। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र
परिभ्रमण गति करने वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है। न्यूनतम परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? शुक्र। ठीक है, धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण करने वाला बृहस्पति और न्यूनतम परिभ्रमण करने वाला ग्रह शुक्र। ये 20 पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, पढ़ चुके। अब देखिए सुपर मून क्या होता है। सुपर मून क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि चंद्रमा पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितनी? 3,84,000 किलोमीटर है। क्या होता है कि जब ये जैसे पृथ्वी है और चंद्रमा जो है इसके चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो जब चक्कर लगाता है परवलयाकार में लगाता है, ठीक है, तो कहीं कहीं ये देखिए यहाँ यहाँ दूरी कहीं कहीं क्या हो जाती है, इसके बहुत निकट हो जाती है, कहीं कहीं दूर हो जाती है। तो जब चंद्रमा जो है चक्कर जब परवलयाकार में लगाता है, तो जब ये चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी पे होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपर मून की स्थिति कहते हैं। देखिए पढ़ लीजिए, चूंकि चंद्रमा परवलयाकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है, इसी कारण पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या होती है? बदलती रहती है। तो सुपर मून वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है। वही समझा ना आपको कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है, वह स्थिति सुपर मून कहलाती है। इसको पेरिज फुल मून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिजी फुल मून। अब इसमें क्या होता है, जब ये सुपर मून होता है तो इसमें चंद्रमा 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। देखिए जब कोई चीज़ पास से देखी जाती है बड़ी दिखाई देती है, और जब दूर से देखी जाती है वही चीज़ छोटी दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो जब पास में आता है तो कितना सुपरमून की स्थिति में कितना बड़ा दिखाई देता है? 14% बड़ा, 30% चमकीला दिखाई पड़ता है। अब 27 सितंबर 2015 को विश्व के अनेक भागों में सुपरमून चंद्र ग्रहण की परिघटना देखी गई थी। सुपरमून चंद्र ग्रहण की जो है परिघटना कब देखी गई थी? याद रखना, 27 सितंबर 2015 को देखी गई। तो अगली कब देखी जाएगी, ये भी डेट याद रखना, ठीक है, जिसमें सुपरमून व चंद्र ग्रहण दोनों घटनाएं एक साथ घटित हुई थी। देखिए सुपरमून और चंद्र ग्रहण दोनों की घटनाएं एक साथ घटित हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या था? सुपरमून चंद्र ग्रहण। और ये कब देखा गया था? 27 सितंबर 2015 को, ठीक है। ऐसा सन 1982 के बाद पहली बार हुआ था। 1982 के बाद पहली बार 2015 में हुआ था, 27 सितंबर 2015 को। अब ऐसा कब होगा? तो अब ऐसा संयोग पुनः 25 नवंबर सन 2034 को बनेगा। कब बनेगा? 25 नवंबर सन 2034 को सुपरमून चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा, ठीक है। तो ये दो डेट याद रखिएगा, 27 सितंबर 2015 को देखा गया था 1982 के बाद पहली बार, और पुनः कब बनेगा? 25 नवंबर सन 2034, है ना। 27 सितंबर, 25 नवंबर 2015, 2034, है ना। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, चंद्रमा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य फैक्ट पढ़ लेते हैं। पृथ्वी से माध्य दूरी चंद्रमा की कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर। पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी? 4,06,000 किलोमीटर। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है? 3,64,000 किलोमीटर। वो न्यूनतम दूरी पे ही बनती है क्या? सुपरमून की स्थिति, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी से चारों ओर घूमने की अवधि, परिभ्रमण काल, और पृथ्वी की चंद्रमा की घूर्णन अवधि मतलब अक्ष पर, मतलब क्या है? चंद्रमा जो है जो पृथ्वी के घूमने में जितना, पृथ्वी का चक्कर लगाने में जितना समय लेता है, चंद्रमा जो अपने अक्ष पे घूमता, दोनों का लगभग बराबर ही है। कितना है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकंड। इतना लंबा नहीं याद करते, इतना लंबा नहीं पूछा, सीधे सीधे दे दिया जाता है 27 दिन 8 घंटे। कितना? 27 दिन 8 घंटे, ये याद रखिएगा बस। ये सेकंड वेकंड मिनट ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद होना चाहिए, 27 दिन 27 डे एंड क्या 8 हॉर्स, है ना। 27 दिन 8 घंटे, ठीक है, ये याद रखिएगा। पृथ्वी के चारों ओर घूमने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? 27 दिन 8 घंटे। और चंद्रमा की घूर्णन अवधि का है अपने अक्ष पर कितने? वही 27 दिन 8 घंटे, ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित रहता है, ठीक है। इसका व्यास कितना है? 3,0476 किलोमीटर। कितना? 3,476 किलोमीटर। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुपात में कितना है? तो 1.8130, है ना। कितना? इस चंद्रमा का व्यास और पृथ्वी के व्यास में अनुपात कितना है? 1:8130, ठीक है। तो ये आप सब लोग देख ले। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा चंद्रयान फर्स्ट के बारे में, कब भेजा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब लोग इसकी डेट वेट सब रख लीजिएगा। भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को भेजा था, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा था। किससे भेजा था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा था, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है, ठीक है। और किससे भेजा था? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से, जिसको क्या बोलते हैं? PSLV C11X से, ठीक है। अपने पहले
अभियान चंद्रयान फर्स्ट को रवाना किया था। और बेंगलुरु में स्थित स्पेस क्राफ्ट कंट्रोल सेंटर SCC द्वारा 5 बार ऊपरी कक्षाओं में स्थानांतरित किए जाने के बाद 5 बार इसकी कक्षा बदली गई थी, ठीक है। उसके बाद 8 नवंबर 2008 को, कब, 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट अपने 5वीं और अंतिम चरण के बाद चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया, ठीक है। कितने, 5 चक्कर लगाने के बाद जो है 5 चरण इसके पूरे हुए। उसके बाद 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट अपने अंतिम चरण के बाद चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। इस प्रकार अमेरिका, यूरोप, रूस, जापान और चीन के बाद भारत जो है चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला छठा देश बन गया। भारत जो है चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया, छठा देश बन गया। 5 कौन कौन से भेज चुके थे, अमेरिका, यूरोप, रूस, जापान और चीन भेज चुके थे, ठीक है। चंद्रयान 2 जो अभी भेजा गया था, इसके बारे में तो आप सब लोग बहुत वीडियो भी देखे होंगे, पढ़े भी होंगे। तो 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसरो ने चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किससे किया था, GSLV मार्क 3M1 से रॉकेट से किया था। किससे किया था, GSLV मार्क 3M1 रॉकेट से इसको जो है किया था। कब किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई सन 2019, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, 22 जुलाई सन 2019 को, है ना, इसरो ने किया था। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तकनीकी रूप से 3840 किलोग्राम का चंद्रयान 2 3 भागों में विभाजित हुआ। अब ये इसके 3 भाग कौन कौन से, उनका नाम क्या है, ये आप रट लीजिए, रट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके 3 भाग थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। आर्बिटर को तो आर्बिटर ही कहते हैं। लैंडर का नाम क्या था, विक्रम। लैंडर का नाम क्या था, विक्रम। और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। तो 3 भागों में विभाजित हुआ, आर्बिटर, लैंडर और रोवर। आर्बिटर, लैंडर को विक्रम, रोवर प्रज्ञान, है ना, रोवर प्रज्ञान, ठीक है, शामिल है। यह यान 23 दिन पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद, कितने दिन पृथ्वी की परिक्रमा, 23 दिन, 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। चंद्रमा की कक्षा में कब प्रवेश किया, 20 अगस्त 2019 को, है ना। अपने 2019 को कक्षा में प्रवेश कर गया। 7 सितंबर 2019 को अपने अगले चरण में कब, 7 सितंबर 2019 को जो है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, कहाँ जाना था, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यह उतरने वाला था, ठीक है। पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप उतरने, और इसकी लैंडिंग कैसी होनी थी, सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, है ना। निर्धारित योजना जो थी वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान निर्धारित गंतव्य से, मतलब जिस स्थान निर्धारित हुआ था कि यहाँ दक्षिणी ध्रुव पे इस स्थान पे उतारेंगे, वहाँ उतरने से 2.1 किलोमीटर 2.1 किलोमीटर या 1.3 मील पहले इसरो का जो है लैंडर से संपर्क टूट गया था, ठीक है। अब क्या हो गया, इसरो के अनुसार जो है चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के रूप में 1 वर्ष तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहेगा। इसरो के अनुसार जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था वो जो है 1 वर्ष तक चंद्रमा की परिक्रमा क्या होता, चंद्रमा की परिक्रमा करता रहेगा, और वो जो उनको डाटा पहुंचाता रहेगा, ठीक है। तो ये चंद्रयान जो है 2 के बारे में हो गया। अब आप सब लोग जो है अच्छे से सब पढ़ चुके हैं। अब जो है ये ग्रह कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सब लोग जो ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।